जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रोफेसर माता दीन मधोलिया जी, जिन्होंने कानून की दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयार किया है और वो आज बहुत ऊंचाइयों पर हैं। उनके स्टूडेंट्स आज प्रोफेसर माता दीन जी तो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या अपने बहुजन कम्युनिटी से होने के बावजूद भी किस तरह की परेशानियां भी फेस की हैं जीवन में और किस तरीके से उन्होंने समाज के लिए काम किया और समाज का नाम ऊंचा किया। उनके जीवन संगिनी हमारे सामने मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे इसी विषय पर। माता जी, आपका जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि क्या इतने बड़े वकील होने के बाद में, इतने बड़े प्रोफेसर होने के बाद में, जबकि उनके स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चंद्रचूड़ भी रहे जिनको दुनिया जानती है, तो ऐसे में प्रोफेसर माता दीन जी ने किस तरह की परेशानियों को जूझकर जीवन को संवारा और यहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद आपको, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आने का। और आपको पता ही है कि हमारे समाज में से कोई भी आदमी अगर पूछता है तो उसे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड ने भी LLB करने के बाद IAS 2 बार क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू तक पहुँचे थे। वहाँ पर क्या हुआ था कि जो सवर्ण समाज के लोग थे वो उनको मेरिट आने के बाद भी IPS का नियुक्ति कर रहे थे, जो कि प्रोफेसर माता दीन को उस टाइम बहुत बुरा लगा कि जब मेरे अंदर काबिलियत है तो मैं कुछ और भी करके दिखा सकता हूँ, एक IAS की जॉब ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया वहाँ से और LLM करना शुरू किया। कौन से सन की बात है माता जी? ये 65 जी, 1965 की ये बात है जी। फिर उन्होंने LLM किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले LLM के टॉपर बने जी। उससे पहले LLM करते थे लोग, लेकिन टॉपर नहीं थे। उन्होंने टॉप किया। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया, उनके प्रोफेसर थे PK त्रिपाठी, उन्होंने उनको अगले दिन ही अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया और कहा कि आप हमारे यहाँ पे लेक्चरर होंगे। उसके बाद लेक्चरर हुए ही फिर इन्होंने PhD में अप्लाई करा और PhD भी इन्होंने आराम से निकाल दी। 72 तक इनकी 73 तक इनकी PhD हो गई। उसमें भी PhD में भी इनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो PhD यहाँ जा रही थी उन्होंने एक एग्जामिनर ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि ये थीसिस आपकी सही नहीं है। और जो एक थीसिस इनकी इंग्लैंड गई थी, वहाँ के प्रोफेसर ने बोला, एग्जामिनर ने, कि इतनी अच्छी लैंग्वेज तो हमारे मतलब देश के भी लोग नहीं लिख सकते, जितनी अच्छी लैंग्वेज इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद इन्होंने उसमें थोड़ा सा सुधार किया और वो दोबारा थीसिस गई और वो थीसिस इनकी पूरी हो गई, PhD पूरी हो गई। उसी टाइम में क्या हुआ कि जब ये पहले इंटरव्यू होते थे प्रमोशन के लिए, तो उस टाइम क्या होता था, कहा जाता था कि आप PhD नहीं हो, इसलिए आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा प्रमोशन के लिए। रीडर और लेक्चरर और प्रोफेसर के 3 उस टाइम में वो होते थे, तो इनको रीडर बनाने के लिए यही बहाना होता था कि आपने अभी PhD नहीं की है, इसलिए आपको नहीं मौका मिलेगा। 76 की बात है कि इनकी PhD हो गई और इनका इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू भी जो लिया था उस टाइम के चीफ जस्टिस नाम मुझे याद नहीं आ रहा जी, चीफ जस्टिस थे, बहुत नाम है उनका, लेकिन अब इस टाइम मुझे दिमाग में नहीं आ रहा जी। उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था और PhD इनकी हो गई, लेकिन जब इंटरव्यू हुए 1 हफ्ते के बाद, तो जिनकी PhD थीसिस चल रही थी उनको अपॉइंटमेंट रीडर के लिए कर दिया, जो इनसे जूनियर थी।
SK वर्मा, लेडी थी, उसको अपॉइंटमेंट लीडर के लिए कर दिया, लेकिन इनको नहीं किया। बार बार कई बार ऐसा हुआ कि इनको नहीं लिया गया, इनके जूनियर को लिया जाता था, इनको नहीं लिया गया। तो ये हमारे समाज की एक बड़ी विडंबना है कि हमारे समाज के लिए बहुत ही एक क्रिटिकल टाइम होता है, उनको जल्दी से प्रमोशन नहीं मिलता। प्रोफेसर आज भी होना बहुत मुश्किल है और उस जमाने में भी बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं है उस टाइम में कोई भेदभाव नहीं होता जी, भेदभाव उस टाइम में भी होता था, लेकिन वो इस तरह से होता था कि आज की तरह चीखना चिल्लाना नहीं था। और उस टाइम स्लो करते थे। कांग्रेस के टाइम में भी सब कुछ होता था, लेकिन आज की तरह ये बदतमीजी वाली चीज़ें नहीं। जी। फिर जब उन दिनों हमारे जो पीके त्रिपाठी थे वो लॉ कमिश्नर थे यहाँ पे, उनके 5-6 साल का टर्म पूरा हो गया, वो फिर लॉ फैकल्टी के डीन बन गए और उनके टाइम में आके उन्होंने खुद उनको फिर अपॉइंटमेंट किया, रीडर बनाया। बड़ी मुश्किल से रीडर का टाइम हुआ गुजरा, लेकिन प्रोफेसर बनाने में फिर बहुत मुश्किल आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हमारे सामने। तो ये भेदभाव तो देखो सब जगह चलता है, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है हमारे समाज के लिए कि कोई आसानी से कोई हमें तरक्की देता है, उनका प्रमोशन करता है, तो हम लोगों को फेस करना पड़ता है। हमारे प्रोफेसर साहब जो थे, ये सबसे पहले तो जितने भी हमारे गांव के लोग होते थे, चाहे उसमें ओबीसी हो, कोई भी आदमी होता था, उनको सबसे पहले एडमिशन मिलता था। और जो अपने बहुजन समाज के लोग थे, उनको ज़्यादातर कोशिश ये होती थी कि उनको अगर फीस भी नहीं है, करीब कई बार ऐसे भी आते थे उनके पास फीस भी नहीं होती थी, तो उनकी फीस भी ये खुद भर के आते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं उनकी हेल्प करते थे, बहुत हेल्प करते। अपनी पॉकेट से इन्होंने समाज की काफ़ी हेल्प करी है, हेल्प की है, काफ़ी लोगों की हेल्प। जनरल कैटेगरी के भी बहुत सारे, जैसे अरुण जेटली जी हैं, और भी कई नाम जानकारी में आए हैं कि इनके स्टूडेंट्स रहे हैं जो आज बहुत ऊंचाइयों पर हैं। हाँ जी, आपके मुखवाणी से जानना चाहूँगा कि अपने दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि उनके नाम प्लीज़ आप बता सकती हैं। हमारे जो बीच में हमारे सामने है अभी कपिल सिब्बल है जी, वो हमारे हस्बैंड के स्टूडेंट रहे हुए हैं। और अरुण जेटली जी थे, स्वर्गीय अरुण जेटली, वो भी इनके स्टूडेंट रहे हुए हैं लोग जी। और 78 के बैच में हमारे जो चीफ जस्टिस आज के हैं चंद्रचूड़, ये भी 78 में इनके स्टूडेंट रहे हुए हैं। तो काफ़ी लोग हैं ऐसे। तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे प्रोफेसर माता दीन मधोलिया जी के, मतलब जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये तो बहुत बड़े गौरव का विषय बन जाता है हम लोगों के लिए। जी, तो ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ प्रोफेसर साहब सिर्फ SC को ही वो करते थे, वो सबको करते थे। उनके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने सभी को समर्थन दिया है बाबा साहिब की तरह। सबको अच्छी एडवाइस दी है जी। और ये होता था कई बार तो कॉपीराइट की क्लास कोई और नहीं पढ़ाता था, इनको ही पढ़ानी पड़ती थी, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क। तो कई बार बच्चे स्टूडेंट दूसरी क्लास से छोड़ के इनकी क्लास में आके बैठते थे कि हमें इनका लेक्चर जरूर सुनना है। जी जी। प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूंगा, बहुत सारे प्रोफेसर्स आज के टाइम में भी हैं, जैसे कौशल परमार जी, एक महिला प्रोफेसर है DU में, आपने शायद उनका केस सुना होगा, बड़ा डिफ़िकल्ट है और बहुत ही पेनफुल है। उन्हें वो जब प्रेग्नेंट थी उस हालात में भी उन पर एट्रोसिटी हुई थी, बहुत बड़े लेवल पर, और जबकि उन्होंने बताया वो बहुत वीक पोजीशन से यहाँ तक पहुँची थी, लेकिन ये किसी को मंजूर नहीं था। ऐसे में आज के टाइम में डॉक्टर रितु सिंह जी हैं, यूथ है, और ये लड़की भी मतलब जो है प्रोफेसर लगी थी, लेक्चरर लगी थी, लेकिन इसकी प्रिंसिपल ही इसके अगेंस्ट हो गई थी, जो एट्रोसिटी का ये एक नया रूप सामने आया था। तो इस तरह से टाइम पे एट्रोसिटीज़ होती रहती हैं, और ऐसे में प्रोफेसर माता दीन जी ने बराबर बने रहे, टिके रहे, और ऐसे सुनने में आया है इनके ऊपर 8 महीने तक इनकी सैलरी ब्लॉक की गई। वो उसका क्या कारण था बेसिकली? उसका कारण ये था कि लॉ फैकल्टी के पास जब सेमिनार करना होता था तो यूनिवर्सिटी के पास जाना पड़ता था, वाइस चांसलर से परमिशन लेना पड़ता था कि हमें हॉल दे दीजिए और हमें सेमिनार करनी है। तो फिर इन लोगों ने, लॉ फैकल्टी के टीचर्स लोगों ने ये सोचा कि हम जो हमारे फैकल्टी के पीछे ज़मीन पड़ी है उसी में हम एक वो सेमिनार हॉल बना दें।
तो ये आगे बढ़ चढ़कर प्रोफेसर मातादीन ने ही काम किया। और उस टाइम उपेंद्र बख्शी डीसी थे, उन्होंने ही उसकी चीज़ की परमिशन दी। और जब मुहूर्त हुआ था उसका जमीन का, शुरुआत हुई थी, तो नारियल भी उन्होंने ही तोड़ा था। और जो ये सेमिनार हॉल बनाया गया था, ये 2 मंजिल का बना था। उसमें लोगों से कलेक्ट करके चंदा एक तरह से इकट्ठा करके प्रोफेसर मातादीन ने खुद बनवाया था, खड़े होकर बनवाया था वहाँ पे। किसी ने इसमें IAS ऑफिसर भी थे, वकील भी थे, मजिस्ट्रेट भी थे, जज भी थे, बहुत लोगों ने इसमें दान किया है। और प्रोफेसर साहब ने भी लगाया इसमें पैसा। ये ज़मीन DU की थी? DU की थी जी। और उस पर इन्होंने मतलब जो है ये डेवलपमेंट करी, सोसाइटी के लिए करी। सिर्फ क्या किसी एक कम्युनिटी के लिए की थी, क्या पूरी समाज के लिए की थी, पूरी इंडिया के लिए की थी? ये लॉ फैकल्टी के लिए थी, ये यूनिवर्सिटी के लिए थी, हमारा कुछ नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन डोनेशन और एफर्ट्स तो इन्होंने लगाए। एफर्ट्स इन्होंने लगाए, सभी कुछ एफर्ट्स इन्होंने लगाए थे। और उसमें क्या हुआ कि बाद में रजिस्ट्रार ने कंप्लेंट कर दी कि इसमें जमीन में इनका कोई रोल नहीं है, कि ये कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी बना के खड़ा कर दे। तो वो 8 महीने तक केस चला। और उस टाइम में 8 महीने हमारी जो सैलरी थी वो रोक दी गई। वो जब वो उस टाइम हमारे बच्चे भी पढ़ रहे थे, कोई 12th में था, कोई 10th में था, कोई 11th में था, ऐसे करके थे। सबसे ज़्यादा दुख की बात तब होती थी जब बच्चों से ये पूछा जाता था आपस में कि भाई पेपर में आज तुम्हारे पापा के लिए ये निकला है, तो वो 10 बार की क्लियरिफिकेशन करना पड़ता था कि हाँ आपके पापा ने क्या ऐसा घोटाला कर लिया जो पेपर में नाम आ रहा है। तो ये बच्चों को भी शर्म आती थी, लेकिन किसके लिए? समाज के लिए करा, हमारे समाज के लिए नहीं करा ना, अपने लिए नहीं करा। प्रोफेसर मातादीन ने लॉ फैकल्टी के लिए क्या, यूनिवर्सिटी के लिए क्या, आज वो प्रॉपर्टी जो है यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं है। यूनिवर्सिटी के ही काम आ रही है। यूनिवर्सिटी के काम आ रही है, उसमें आज लाइब्रेरी चल रही है, एग्जामिनेशन होते हैं, सब कुछ होता है। कहीं ना कहीं सरकार का बोझ हल्का ही किया, या यूनिवर्सिटी का बोझ हल्का किया, यूनिवर्सिटी का बोझ हल्का और उसका इजाफा किया, प्रोग्रेस करी, जो आज काम आ रही है। लेकिन उस समय एक टाइम था कि उन्हें बदनाम किया गया, उनकी हरासमेंट की गई, उनकी सैलरी रोकी गई। ये सिर्फ हमें एक तरह से देखा जाए तो हमारे समाज को बदनाम करने का उनके पास एक यही तरीका निकला था, क्योंकि और तो उन्होंने कोई बहाना नहीं था, बहाना ही नहीं था ऐसा करने का कि भाई करप्शन किया। लेकिन उन्होंने एक बहाना ये समझा कि भाई इनको किस तरह से इंसल्ट करी जाए, उनको कैसे बदनाम किया जाए। रोज पेपर में निकालना, रोज उसके आंसर देना आसान नहीं होता था हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। लेकिन हमने वो सब सहन किया, और जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो हम क्लीन होके निकले, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। तो रजिस्ट्रार का केस भी खत्म हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए फेस करनी पड़ती है। यही एट्रोसिटी है, इसी को हम बदनाम करना कहते हैं, इसी को हमारी प्रमोशन रोकनी कहते हैं, सब कुछ इसी में होता है। तो ये हम लोगों को फेस करना पड़ता है। अगर यही कोई और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इसी बिल्डिंग को बनाता तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उसका नाम होता, पूरी दुनिया में उसका नाम कोई ना कोई अवार्ड भी मिलता है। राइट, हमारे कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं दिया, समाज को कोई अवार्ड नहीं दिया, हमारे पति को कोई अवार्ड नहीं दिया। प्रोफेसर मातादीन जी के बहुत सारे सामाजिक सहयोग रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। मैंने सुना है कि सन 2000 से लेकर 2005 में आफ्टर रिटायरमेंट, जब वो प्रोफेसर पोस्ट से रिटायर्ड हो गए, तो उसके बाद भी उन्होंने लखनऊ में या यूपी में कहीं काम किया है एज ए उस टाइम के लेक्चरर। सूरज भान गवर्नर थे, बीजेपी के ही थे जब जी। उन्होंने इनको आगरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पोस्ट पे रखा, और वहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट सोशल डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट को लगा के उन्होंने एक बच्चों को रिसर्च कराने का काम किया, सोशल वर्क पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पर भी इन्होंने जो 5 साल रहेंगे, 5.5 साल रहे हैं ये, तो वहाँ पर भी इन्होंने जो भी अपनी सैलरी होती थी, जो भी तनख्वाह मिल रही थी, 5.5 साल तक इन्होंने वो सैलरी अम्बेडकर भवन बनाने में ही दी है। वहाँ पे भी एक भवन बनाया गया था। अब उसका हमें नहीं पता कि वो अम्बेडकर भवन के नाम से उस टाइम चल रहा था। तो जितनी भी 5.5 साल तक 40,000 45,000 सैलरी मिलती थी हमें उस टाइम में, और जो हमारा अपना घर में खर्च होता था वो हम अपनी पेंशन से ही गुजारा कर रहे थे।
वही इन्होंने 5.5 तक दी है, 5.5 साल तक, और उसी में एक भवन बनाया था जो ये लखनऊ में, आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी में। जो भी बाद में कुछ काम रह गया होगा तो शायद सुनते हैं कि मायावती ने इसमें पैसा लगाया और वो भवन बनाया है। अब हमें नहीं पता वो अम्बेडकर भवन के नाम से है आगरा यूनिवर्सिटी में या काशीराम भवन के नाम से है, वो हमने उस टाइप में तो पैसा 5-5.5 साल की पूरी सैलरी इन्होंने वहाँ पे झोंक दी, लगा दी समाज के लिए, समाज और के बाद में उसमें बहन जी मायावती जी ने भी हाँ। सहयोग करके उसको आगे बढ़ाया। जी, जी। तो 5.5 साल सैलरी वो घर में नहीं आई, वो भी रिटायरमेंट के बाद में हाँ। इन्होंने वहाँ दोबारा से काम शुरू किया। काम शुरू किया। इनके अच्छे प्रोफेसर होने की वजह से इन्हें वो जी, मुकाम 5 साल मिला। के लिए दिया था। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े स्किल्स हैं हमारे समाज के। कहना ये चाहता हूँ, कुल मिलाकर दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, माता जी हमारे सामने हैं, प्रोफेसर माता दीन जी के जीवन संगिनी, और उनसे हमें ये जानकारी मिल रही है कि हमारे लोग कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, अब वो लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर थे, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, और वो बड़ी बड़ी हस्तियां उनके स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उन्होंने भी एट्रोसिटी फेस किया, क्योंकि हम SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ा दुख का विषय ये है। वहाँ भी जाके उन्होंने लोगों से, अगर कोई गरीब आ गया है, किसी की बेटी की शादी है, किसी का कोई नौकरी लगानी है, बहुत वहाँ पे भी तन मन धन से समाज के लिए पूरे टाइम समर्पित रहे हैं। काफी जी, ठीक है, अभी हम कंटिन्यू रहेंगे। माता जी से मैं बात करना चाहूँगा, माता जी भी एक NGO चला रही हैं कुछ टाइम से, कि वह NGO कितनी सक्सेस रही, क्या क्या परेशानियां आपको आई, और आप किस दौर से गुजरे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कपिल सिब्बल जी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दे सकते हैं कि हमारे समाज जो कि थोड़ा सा बैकवर्ड पोजीशन में आज भी है, कई स्टेट्स में अगर हम चले जाते हैं, गाँवों में चले जाते हैं, दूर देहातों में, तो हमारे समाज को पूरी नॉलेज नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा अरुण जेटली जी का, कपिल सिब्बल जी का, जो कि हमारे साहब के माता दीन प्रोफेसर माता दीन जी के स्टूडेंट्स रहे हैं, वो उनके समाज में क्या योगदान रहे हैं, और कितनी ऊंचाइयों पर थे, किस पोस्ट पर थे, क्या वर्किंग थी, क्या इंट्रो है उनका पूरा। उनका तो अपने समाज से ऐसा कोई खास हो नहीं रहा है, लेकिन साहब के स्टूडेंट तो रहे हैं। साहब के स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने दोनों ने ही, अरुण जेटली जी ने भी और कपिल सिब्बल जी ने भी, जो हमने ये हॉल बनाया था, सेमिनार हॉल लॉ फैकल्टी में, तो उन्होंने दान दिया था। कपिल सिब्बल जी ने तो इतनी मेहरबानी करी थी कि उन्होंने अपनी चेक बुक रख दी थी कि सर आपको जितना पैसा लेना है आप ले लीजिए, चेक ले लीजिए। नहीं, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन ये तो DU के लिए किया सबने। मैं इस पे आऊँगा कि उनका वास्तविक परिचय क्या है, उनका परिचय जानना चाह रहा हूँ मैं, कपिल सिब्बल जी समाज के लिए। अपने समाज के लिए तो हमारे हिसाब से कपिल सिब्बल जी पहले उन्होंने शायद स्टूडेंट रहे हैं, फिर उन्होंने IAS किया है, और IAS के छोड़ के फिर उन्होंने वकालत, काफ़ी नाम उनका सुर्खियों में रहता था, काफ़ी नाम रहा है, और वो काफ़ी अच्छे वकील रहे हैं उस टाइम शुरू से ही, और आज भी उनका बहुत नाम है, और कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर भी रहे हैं, और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे रहे हैं। और अरुण जेटली जी, ये भी एक जाना माना नाम है, जाना माना नाम था। ये भी अपने ज़माने के प्रेसिडेंट रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे और अच्छे वकील माने जाते, बहुत अच्छे वकील। तो ये हमारे साहब के स्टूडेंट्स थे, ये दोनों। साहब के स्टूडेंट थे, और वो भी मिनिस्टर रहे, वो भी मिनिस्टर रहे, दोनों ही मिनिस्टर रहे। जी जी। अब NGO वाली बात पे आ जाते हैं कि NGO वाला जो है आपका, ये कहीं ना, मतलब आपने एक NGO शुरू करी और वो कहीं पे बीच में रुक जाती है, उसके क्या मूल कारण थे, और NGO कैसी चली? उसका कारण ये था कि प्रोफेसर साहब को ये लगता था कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता जी। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 2-3 लोगों को इन्होंने तैयार किया। एक तो डॉक्टर कीर्ति थे, और एक अम्बेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हुए हैं, और जौनपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हुए हैं, PC पतांजलि। उनके साथ मिलकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया यूनिवर्सिटी का, और उसके लिए तैयारी कर ली। सारा पैसा प्रोफेसर माता दीन ने ही लगाया उसमें। 2-3 साल तक उस पर काम कराया है, लेकिन आप समझ सकते हो कि हमारे पास इतने
इतना पैसा नहीं होता नौकरी करने वालों के पास कि हम जमीन खरीदें और बिल्डिंग यूनिवर्सिटी बना के खड़ी करते हैं। तो उसमें दिक्कत यही रही कि अब इस यूनिवर्सिटी का ये तो जो एनजीओ हमने अम्बेडकर बाबा डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन ट्रस्ट बनाया उसके लिए, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया। उसके बाद इन्होंने शीला दीक्षित जी से बात करी कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो शीला दीक्षित जी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि आप इसकी चिंता मत करिएगा, वो हम आप हमें बस वो दे दीजिए जो आपने बना रखे हैं कागज, और हम उसको चालू करेंगे। पहले उन्होंने ये ज़मीन हमें यहाँ दी थी अलीपुर में 21 बीघा थी शायद, लेकिन उसमें महात्मा गांधी जी का कुछ चल रहा था, उसको फिर मना कर दिया। फिर शीला दीक्षित जी ने द्वारका में ज़मीन दी, और वो जो यूनिवर्सिटी का काम था वो फिर शीला दीक्षित जी ने अपने आप अपने विधानसभा में बिल पास कराया यूनिवर्सिटी बनानी है। सभी लोग खुश थे कि हाँ एक और यूनिवर्सिटी बन गई है, लेकिन उसमें फिर हमारा रोल नहीं रखा गया। उसमें भी क्या हुआ कि शीला दीक्षित जी ये चाहती थी कि प्रोफेसर माता दीन वाइस चांसलर बने, लेकिन वही फिर कास्ट वाइज झगड़ा आ जाता है अपने समाज के लिए। जब उन्होंने नाम भेजा तो जो हमारे उस टाइम के गवर्नर थे राजेंद्र खन्ना, उन्होंने मना कर दिया कि इनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए हम इनको नहीं रखेंगे। फिर शीला दीक्षित जी ने ही वो कराया पता यूजीसी से कि बीसी की एज क्या होनी चाहिए, क्या होती है। वहाँ से पता चला कि बीसी के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। तो उन्होंने दूसरी बार नाम भेजा, लेकिन राजेंद्र जी ने तब भी मना कर दिया, और उन्होंने कहा भाई एक ही आदमी का नाम लेके आपके पास और कोई नाम नहीं है। फिर उन्होंने 3 नाम भेजे, लेकिन राजेंद्र जी को करना ही नहीं था हमारा नाम, तो इसलिए उन्होंने कोई साउथ का उठाया और हाँ उनको बीसी बना दिया, और हमारे से यूनिवर्सिटी का वो निकल चुका। अब वो अम्बेडकर ट्रस्ट हमारा रह गया। अब उसमें यही है कि फिर हमने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 7-8 साल तक मैंने फ्री बच्चों को पढ़ाया यहाँ सावन पार्क में। फिर 2016 से संगम पार्क में पढ़ाया, और 2020 मार्च तक जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ मैं फ्री बच्चों को पढ़ाया। जी। अब ये है कि उस क्षेत्र में आपको कामयाबी कितनी मिली, कितना डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे समाज के लोग फ्री में तो काम करना चाहते हैं, लेकिन अपना योगदान कोई करना नहीं चाहता है। तो जब योगदान नहीं दिया, मैं इतना नहीं कर सकती है कि मैं टीचर भी रखूं, क्योंकि टीचर भी कोई फ्री नहीं आता है। टीचर भी रखूं और मैं वहाँ पे भाग दौड़ करूँ। अब मेरी भी एज हो चुकी है, इसलिए भी थोड़ा सा काम रोक रखा है। जो छोटे मोटे काम हैं, किसी गरीब का केस होता है, अगर किसी बच्चे को हेल्प करनी होती है किताबों से, फीस से, वो मैं आज भी कर रही हूँ जी। और जो केस होता है, एक गरीब औरत का केस है, उसको डाइवोर्स का केस चल रहा है उसका, उसके लिए मैं वकील को पैसे देती हूँ, हर पेशी पे उसको पैसे देती हूँ, तो वो मैं उसका फ्री केस कर रही हूँ। ये छोटे मोटे काम जो भी कोई भी अगर गरीब औरत, कोई भी महिला आ जाएगी, मैं उसके लिए हेल्प करती हूँ। तो फिलहाल मेरा यही चल रहा है जी। गरीब जो महिला सरकारी वकील होता है, जैसे आपने बताया कि आप उसका उस महिला के वकील की फ़ीस दे देते हैं आप अपने पॉकेट से, तो जैसा भी आपकी छोटी मोटी पेंशन है उससे आपका काम चल रहा है, घर परिवार चल रहा है, लेकिन पेंशन में से कुछ हिस्सा आप वहाँ दे देते हैं, तो सरकारी वकील का क्या योगदान रह जाता है इसमें? सरकारी वकील हम कर तो सकते हैं, लेकिन होता क्या है, कई बार वकील भी उनको धोखा दे देते हैं, वो दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं। इसलिए जो गरीब महिला है वो बेचारी कहीं की भी नहीं रहती, इसलिए हमें उसकी हेल्प के लिए हम अगर थोड़ा सा भी योगदान कर देते हैं, अगर उस महिला का कोई भला हो जाता है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, चलिए। अब तो ये सामाजिक सहयोग रहे इनके, और ये हमारी बहुजन कम्युनिटी से हैं, सबसे बड़ी बात है। और इतनी बड़ी हस्ती जिनके प्रोफेसर माता दीन जी की जीवन संगिनी है, और प्रोफेसर माता दीन जी के विषय में, क्योंकि ये वाल्मीकि आइडल में वहाँ आई थी और वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि इनके जो हस्बैंड थे प्रोफेसर माता दीन जी, और उनके स्टूडेंट अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज
चंद्रचूड़ जी, सीकरी थे, एके सीकरी थे, AK सीकरी भी, बहुत सारी हस्तियाँ बहुत इनके सारे लोग थे। जी स्टूडेंट्स रहे हैं। तो ये छोटी मोटी जानकारी हम अर्जित कर पाए हैं। बाकी इनका परिचय बहुत गहरा है और जितनी बात करेंगे उतनी बातें निकलती आएंगी सामने। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। और मैं सिर्फ इस मुद्दे पे जाना चाहूँगा बेसिकली कि एट्रोसिटी हमारे समाज में आदमी कितनी ही ऊंचाई पे क्यों ना हो, महिला कितनी ऊंचाई पे क्यों ना हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जातिवाद का दंश आज भी झेलना पड़ता है। आप भी इस बात से सहमत हैं? हाँ, चाहे इसमें कोई महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही झेलना पड़ता है। जी, मैं अभी हाल ही की एक बात लेता हूँ कि मैं एक सोशल डेवलपमेंट पे था, तो वहाँ बाबा साहिब की जयंती भी मनाई जा रही थी। अभी की बात कर रहा हूँ 2023 की। बाबा साहिब की जयंती भी थी और कुछ था भी, और उसी दौरान कुछ सवाल ऐसे आ गए इंटरव्यू के दौरान, तो वो बौखला गए हमारी कम्युनिटी के जो शख्स थे। वो अपने नाम के पीछे अम्बेडकर लगाते हैं, लेकिन वो इस कदर बौखला गए कि मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर मैं इन कड़वे सवालों का जवाब दे दूँगा। तो ये हम लोगों को, यही तो हमारी कमियां हैं। अगर हम किसी कड़वे सवाल का जवाब देंगे तभी तो कोई दुनिया हमें मानेगी ना। अगर हम कड़वे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो दुनिया तो हमें दबा के ही रख रही है। ये आज हमारे लोगों को उठना, अगर आज हम नहीं उठे तो कब उठेंगे? जी, फिर से गुलाम हो रहे हैं हमारा समाज। आज़ादी के 75 साल भी। अच्छा, ऐसा लगता है कि पिछले 13-14 साल में, जैसे आपने बताया कि उस समय ऐसी बदतमीजियाँ नहीं होती थी, 78 की आप बात बता रहे थे, 65 की आप बात बता रहे थे, तो उस समय ऐसा बदहाली नहीं थी, लेकिन आज पिछले 13-14 साल से कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा है। इसका क्या मूल कारण है? मूल कारण क्या है? हिंदू राष्ट्र जो ये कर रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा जहर बो रहा है। तो लेकिन हमारा जो वाल्मीकि समाज है, हमारा जो जाटव समाज है, हमारे SC ST के जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी में 6743 जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, तो SC ST OBC ये सारे के सारे तो पूजा पाठ और दान दहेज इन चीज़ों में लगे रहते हैं, और इनसे ये मुक्त आज भी नहीं है। कितने लोग हैं जो डेवलप हैं अपने? डेवलप के नाम पे तो ये देखा जाए तो दिखावा है। कोई शोषित सेना चला रहा है, कोई दलित सेना चला रहा है। ना कोई सेना है इनकी, ना कोई इनकी आर्मी है। नहीं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी तो हम पर किसी ना किसी बहाने राज कर रहे हैं आज भी। वो राज हम करने दे रहे हैं जी, हमारी कम्युनिटी के लोग, ये हमारे कम्युनिटी के लोग अगर उनके पास जा रहे हैं और वो शोषित सेना बना के हमारा फायदा उठा रहे हैं तो हमें बेवकूफ़ कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे लोगों की कमी है। हमारे लोगों की वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। आप ये बताइएगा कि चाहे भीम आर्मी हो, चाहे सैनिक समता दल हो, जी, सैनिक समता दल की भी बात कहती हूँ जो बाबा साहब ने बनाई, समता सैनिक दल। जी, समता सैनिक दल। आप ये बताइएगा कि जब हमारे किसी भी स्टेट में या किसी भी शहर में एट्रोसिटीज होती हैं, जी, इस समता सैनिक दल का फर्ज ये होता है, जैसे करनी सेना है, आप वहाँ पे जाके किसी भी राजपूत को या किसी भी कम्युनिटी को जाके देख लीजिए, वो करनी सेना सामने खड़ी होगी कि आप हमें इनकी मदद भी करनी है और उनके सहारे के लिए खड़े होंगे। लेकिन क्या समता सैनिक दल हमारे किसी भी एट्रोसिटी में आज तक देखा आपने? नहीं, समता सैनिक दल का मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैं समता सैनिक दल से काफ़ी साल तक जुड़ा रहा हूं, और शायद राजेंद्र पाल गौतम जी भी इनके स्टूडेंट्स रहे हैं। हाँ, साहब के, प्रोफेसर मातादीन जी के। हाँ, और जी, तो हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी आज भी एक्टिव हैं, और धर्म क्रांति की वजह से उनके ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरी, 22% की वजह से उनके ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरी है कि उन्हें अपना मंत्री पद खोना पड़ा, और आज भी वो तनाव में रहते हैं, खींचे से रहते हैं। तो हमारे लोगों पर खतरा मंडराता ही रहता है। आपने जो बात कही, मैं इस पर आऊँगा कि तो आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं हम जूझ रहे हैं, हमारा पूरा समाज। हमारा जो समता सैनिक दल है वो भी समाज पर ही निर्भर करता है, हालांकि बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कई जगह जाता है, संघर्ष करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी चुप ही रहना पड़ता है, क्योंकि जो प्रशासन है, वो पुलिस प्रशासन सब जो है मनुवाद के साथ है, ना कि हमारे बहुजन समाज के साथ है। देखिएगा, इसमें दो बातें हैं। उसमें प्रशासन भी है, हम मानते हैं वो दबंग है, वो पैसे वाले हैं, लेकिन कुछ कमियां हमारे अंदर हैं। आप सुबह सुबह उठ कर जाइएगा पार्क में, जी,
जितने भी लोग हैं पैसे वाले हैं वो घूमने के नाम से अपनी एक मीटिंग करते हैं और उसमें डिस्कशन करते हैं आपस में बैठ के कि हमें ये करना, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हमारा समाज जो है घरों में पढ़ के सोता है। बिल्कुल। तो वो अलग अलग जैसे भी बिखरे हुए हैं वो बिखरे हुए हैं, वो सो रहे हैं। अगर जैसे बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था, अगर किसी पे भी एट्रोसिटीज होती है उस जगह जाके हमारे समता सैनिक दल उसी तरह से हर एक शहर में, हर एक जिले में, हर एक स्टेट में जाते और उनको हेल्प करते। अगर किसी के आदमी एट्रोसिटीज में आदमी मर गए हैं, उनके बच्चे बीवी कहाँ से खर्च निकाल रहे हो, वो उन क्या क्या फेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ हेल्प करते, तो मुझे लगता है कि दूसरा समाज डरता कि इनके अंदर भी कुछ ताकत है। अब हो क्या रहा है, हमारा समाज समता सैनिक दल अपने लिए तो वो सैनिक दल बना के बैठे हैं, जो भी जा रहे हैं वहाँ पे सब ऐश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो लोग मरते हैं गांव में उनसे जाके पूछे। बिहार में जब 96, 97 में, 92 में जो रणवीर सेना ने अत्याचार करे थे, 57 लोग मरे थे, उसमें जब भी सुना गया था कि एक 5 साल का बच्चा था, उसके माँ बाप मर गए और एक छोटा भाई 3 साल का रह गया। उनको अब ये बताइएगा उनको किसने मदद करी? कोई समता सैनिक दल वाले गया ना? या आज भी जो गांव में अत्याचार होता है कोई हेल्प करने जाता है? समता सैनिक दल का मतलब ये होना चाहिए था कि हमारे लोग समता सैनिक दल में जाए, हर एक स्टेट में खड़ी हो समता सैनिक दल, हर एक जिले में खड़ी हो, वहाँ जाके अपने लोगों की मदद करें, उनका केस लड़े, उनकी हेल्प करें। जो बच्चे माँ बाप के बगैर रह गए उनके लिए एक संस्था बनाएं, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती है, तो हमारा समाज बहुत ऊपर है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। बिल्कुल काम इस तरीके से होना चाहिए और हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि मदद जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। यदि समता सैनिक दल समाज में है, वजूद में है और बाबा साहेब के टाइम से आज तक चल रहा है, तो उसका कहीं नाम नहीं है। आप करणी सेना को, रणवीर सेना को सुन लो, हर जगह पे मिल जाएंगे आप जी। बजरंग दल के मिल जाएंगे आपको, हिंदू परिषद वाले मिल जाएंगे, दुर्गा वाहिनी मिल जाएगी। तो हम लोग कहाँ रह जाते हैं? दल क्यों नहीं लगा? समता सैनिक दल है, भीम आर्मी है, हम लोग कहाँ रह जाते हैं? भी क्या कर रही है आप ये बताइए। भीम आर्मी अपने पार्टी बनानी है, पार्टी के अलावा वो किसके लिए खड़े होते हैं? एक मुजफ्फरनगर में केस आया था, जो भट्टे पे एक लड़की का रेप कर दिया था, भट्टे वालों ने ही किया था। मुजफ्फरनगर में 2 बार गई थी मैं वहाँ। कौन से सन की बात है माता जी? कितने साल हो गए इस केस को? ये 2019 की बात है, अभी हाल ही की बात है जी। 12 साल की लड़की थी, उसका बाप गांव चला गया था, उसकी औरत बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, और उसकी वाइफ जो है वो गूंगी भी थी और सुन भी नहीं सकती थी। वो दोनों को छोड़ के, बच्चे को भी और बेटी को भी छोड़ के वो गांव चला गया। वहाँ पे रात को गन्नों के खेत में उस लड़की का रेप किया गया और ला के उसी झोंपड़ी में और उसको जला दिया। उसकी सिर्फ टांग बची, उसको कोई लड़ने वाला नहीं मिला, वो बेचारा दिल्ली तक आया। शर्म की बात तो ये है कि भीम आर्मी वालों ने भी कुछ नहीं किया। उस टाइम भीम आर्मी खड़ी थी, उन्होंने भी उसकी कोई ये केस भी दफन होके रह गए। एक निर्दोष 12 साल की बच्ची पहले किडनैप कर ली जाती है, रात के टाइम पर उसको दुर्दशा की जाती है उसकी, और उसके बाद उसको जिंदा मार दिया गया और जला दिया गया और कह दिया कि वो अगरबत्ती जो कछुआ छाप होती है उसकी वजह से उसकी चारपाई में आग लगी है, वो जल के मर गई। क्या इतना जल के मर जाएगा इंसान कि उसकी बॉडी भी नहीं रहेगी, सिर्फ पैर रहेंगे? आप ये बताइए। मैं 2 बार गई थी लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। आप अकेले वहाँ पहुँचे लेकिन कोई सामाजिक सहयोग किसी का भी कोई मतलब 4 लोग साथ में खड़े हो जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ के वकील ने खुद हाथ खड़े कर दिए। वो केस पेंडिंग रह गया, मतलब उस पर कुछ हुआ नहीं, खत्म ही हो गया, वो केस ही खत्म हो गया। अब बेचारा कोई FIR नहीं, कुछ भी नहीं। FIR हम करवाने गए, FIR कह दिया हम अभी जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। ये जांच के नाम पे बहुत खेल होते हैं, जांच के नाम पे खेल होते हैं। तो जांच के लिए कौन, जब अगर कोई हमारा भीम आदमी का नेता खड़ा हो जाता उसके साथ, तो वहाँ पे बहुत कुछ हो जाता। तो कुल मिलाकर के इन सभी बातों से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, इस नतीजे पे पहुंचे कि आज भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, चाहे हम कितनी ऊंचाइयों पे क्यों ना पहुंच गए, कितना लोग कामयाब, हमारे मुश्किल से 2-4%,
85% में से सिर्फ 2-4% लोग 2-4% कामयाब हैं, और वो भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे वो हैं। भी सफर कर रहे हैं, वो भी सफर कर रहे हैं। तो समाज को मजबूती के लिए होनहार लोगों को, योग्य लोगों को काम करना होगा, जी। इकट्ठा भी रहना है, यूनिट में भी रहना है, और अपने समाज की मदद करनी है, ताकि इस तरह की घटनाएं सरकार और प्रशासन के भरोसे, पुलिस प्रशासन के भरोसे काम नहीं चल रहा, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो आज भी मौजूद है, पहले भी पुलिस था, प्रशासन तो सब जगह है, लेकिन काम नहीं हो रहा। लेकिन हम जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे अपने समाज के लिए, यानी हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमें खुद लड़ाई लड़नी, हमें वकील पैदा करने हैं, हमें डॉक्टर पैदा करने हैं, जी। जिससे कि वो हमारे कोई भी केस, समाज को मजबूती भी तो देनी है ना माता जी। समाज को मजबूती तभी दी जाएगी जब हमारे लोग काबिल होंगे। आज हमारे समाज के लोग शराब में ज्यादा आ गए, नाकाबिल कैसे हो रहे हैं? नाकाबिल शराब में आ गए। सरकार कहीं जिम्मेदार नहीं है? सरकार जिम्मेदार नहीं है, समाज वो तो अपना काम कर रहे हैं। वो चाहते ही हैं कि हमारा देश, हमारे बहुजन पिछड़े रहें, बैकवर्ड रहें। नीचे ही रहे, वो उनके समाज के बराबर ना है। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई में देख लीजिए नई शिक्षा नीति लाकर किस तरह से हमारा समाज को नीचे लेके आ रहे हैं। आप ये समझिएगा, आप एजुकेशन पे काम कर चुके हैं, एजुकेशन एनजीओ के माध्यम से। मैं थोड़ा सा आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ, और मैं यहीं पे इसी बात पे आना चाहता हूँ। शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति क्या लेकर आए हैं ये? शिक्षा नीति ये है कि गरीब आदमी को गरीब बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। जो पब्लिक स्कूल हैं जिनको प्राइवेटाइजेशन करे जा रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं, जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद कर रहे हैं। गरीब हमारा बहुजन समाज और मुस्लिम समाज भी गरीब है, जी जी। उनको उनके लिए जो स्कूल खुले हैं इनको ये बंद कर रहे हैं, चाहे वो कहीं के भी स्कूल हो, चाहे वो दिल्ली के स्कूल हो, चाहे गुजरात के हो, राजस्थान के हो, यूपी के, सब जगह सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आप दिल्ली का जितना ढिंढोरा पीटा जाता है स्कूलों का कि हमने ये एजुकेशन कर दी, आप ये समझिएगा कि यहाँ के स्कूल भी बंद हो रहे हैं। मैं खुद जा के देख के सोनिया विहार में 12,000 बच्चा है, एक स्कूल है इतनी बड़ी कॉलोनी में, उसकी 2.5 घंटे क्लास लगती है, 6ठी से लेके 8वीं तक की, फिर 2.5 घंटे के बाद 8वीं से लेके 12वीं तक की बच्चों की क्लास लगती है लड़कियों की, फिर सेकंड शिफ्ट आती है लड़कों की 6ठी से लेके 8वीं तक, और फिर सेकंड उससे बाद में जो है 9 से लेके 12 तक के बच्चे शाम तक पढ़ते हैं। आप ये समझिए 6 पुश्ते हैं वहाँ पे, 6 पुश्तों का एक स्कूल है। कोई क्या तो क्या सोनिया बिहार में, दिल्ली में, तो क्या सरकार कंगाल हो गई है? ये राजधानी की बात आप बता रहे हैं कि मतलब एक कंगाल हो गई है। जमीन का टुकड़ा या कोई मंदिर दुनिया भर के हैं, उन मंदिरों पे स्कूल चलाए जा सकते हैं। आप नेताजी नगर का स्कूल देखिएगा, वहाँ पॉश कॉलोनी है, जितने IAS वगैरह हैं सब वहाँ पे रहते हैं। उनके जो ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, जो उनके घरों में काम करती हैं, उन औरतों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे सरकारी स्कूल से होते थे। मतलब गरीब के बच्चे ही पढ़ता गरीब है। का बच्चा था, 100% 300 बच्चे का रिजल्ट जा रहा था। उसको 22 कमरे बनाए केजरीवाल जी ने, और उसको पेरेंट्स मीटिंग के नाम से साइन करवाए, और उस स्कूल को बंद करके उन्होंने सेक्टर 13 में आके पुरम में डाल दिया बच्चों को। यही आपका छड़ौदा एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पे किसी कर्नल को दे दिया है NGO को, और जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो टीम शेड में पड़े हैं, ना पानी है वहाँ पे, ना कुछ पत्ते हैं, वो बेचारे उबलते हैं। आप ये समझिए कि हमारे बच्चे दिल्ली जैसे में, एक तरफ हमारी सरकार कहती है केजरीवाल की 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से हमारे सरकारी स्कूल में आ गए, तो आप ये बताइएगा कि वो सरकारी स्कूल के बच्चों जब आ गए तो वो स्कूल पढ़ने चाहिए या हटने चाहिए? 50-60 स्कूल इसने बंद कर दिए केजरीवाल सरकार, तो हमारी एजुकेशन है कहाँ? आप गुजरात में चले जाइए, वहाँ 7-8 हज़ार स्कूल बंद हो चुके हैं सरकार। यूपी की तो बात ही छोड़ दिए, वहाँ कदम पे स्कूल बंद हो गए। हमारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमारे लोगों की जो बहुजन समाज है और जो मुस्लिम समाज है वो शिक्षित ना हो, वो उनके बराबर खड़ा ना हो, इसलिए हमारे सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं और प्राइवेट बोल रहे हैं। गुजरात से मोदी जी आते हैं, गुजरात से मोदी जी आते हैं, यूपी से ये आप योगी आ रहे हैं, क्रिमिनल है, मैं तो स्पष्ट कहूँगा। बिल्कुल है। और ये अभी दिल्ली ये CM ये तो एजुकेटेड थे केजरीवाल जी, लेकिन इन्होंने भी बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये देखिएगा कि अब हमारा SC का बजट हर साल कम होता है, लेकिन हमारा कोई भी आदमी नहीं बोलता। हमारे बच्चों को
स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। पंजाब में इन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसी होगी, वहाँ 2 लाख बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, वो बच्चे छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे इतने सक्षम नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ लेंगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो है हमारी शिक्षा का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। हमारी शिक्षा ना के बराबर रह गई है। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, उनके बच्चे विदेश में जाते हैं पढ़ने, हमारे बच्चों को कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज सिखाएंगे। रीजनल हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आप ये बताइएगा कि वो आगे कितने लायक होंगे? वो किसी लायक नहीं होंगे। वो गार्ड बनेंगे, ड्राइवर बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन रहे। यस मतलब नौकर था, वो नौकर मजदूर था, मजदूर ही रहेगा। मजदूर ही रहेगा। पहले टाइम में अनपढ़ लोगों की वजह से बहुजन समाज गिरा हुआ था। आज जो इन्होंने पढ़े लिखों की फौज खड़ी करी है, लेकिन वो ऐसे खड़ी है कि बस वो नौकर ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। और जो उनके इस लेवल को क्रॉस करना चाहता है उसके साथ क्या होता है? उसके साथ अत्याचार होता है। उसको जो भी होगा, जो भी कोशिश होगी, वो पूरी कोशिश करेंगे रोकने की। कोई भी उसको आगे बढ़ने के चांस नहीं देंगे। जी, ये सारे मौके छीन लिए जाते हैं। कुल मिलाकर के एकलव्य का अंगूठा बार बार काटा जा रहा है, उस जमाने से लेकर आज तक। बहुत ही गहन विषय पे ये बात हुई है और कंटिन्यू रहेंगे। और एट्रोसिटी के खिलाफ हमें जाना चाहिए और हम काम करेंगे, हम एकजुट होंगे और बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और पुलिस और प्रशासन और सरकार के भरोसे कुछ नहीं होने वाला, हमें अपना विकास खुद करना होगा। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा, एक संदेश दिया है कि अपना दीपक खुद बनो। जी, बहुत बहुत साधुवाद माता जी। कभी भविष्य में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे और उम्मीद करते हैं कि तब हम कुछ और तरक्की कर चुके होंगे। बहुत बहुत साधुवाद।